हाय फ्रेंड्स, मैं दर्शक त्रिवेदी आपके समक्ष फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं और मेरी एक चैनल संवाद विद दर्शक त्रिवेदी, इसके माध्यम से मैं आज आपके समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि वीडियो के अंदर मैंने समीक्षा की है कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज के दिन में जो भी इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स है उसमें ज्यादातर लोगों का इन्वेस्टमेंट का एक व्यू रहता है कि हम लोग बने जितना भी हो सके अपना इन्वेस्टमेंट एफडीआर में करें, फिक्स बॉन्ड में करें, जिससे 8% या 9% का रिटर्न मिल जाए और दैट रिटर्न इज सफिशिएंट। फ्रेंड्स, ये शायद मेरी एंगल से बहुत गलत कंसेप्ट है, क्योंकि आज के दिन में अगर हम लोग देखें तो इन्फ्लेशन की जो मात्रा है वो करीबन आप जिस कमोडिटी के साथ डील करते हो, समग्र पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी कमोडिटीज है उसका एक मिक्सचर होने के बाद सेक्टोरियल एक ऐसा इन्फ्लेशन रेट बनता है। लेकिन ज्यादातर हम लोग जिसमें डील करते हैं वहां पे अगर हम लोग इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन करें तो करीबन 7 to 9% के बीच में रहता है। अगर वही इन्वेस्टमेंट पैटर्न को हम 7 to 9% के अंदर सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि अगर मैं आज एक इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज का करता हूं जिसमें 9% इन्वेस्टमेंट रिटर्न है, तो 10 साल के बाद मेरा वो जो इंटरेस्ट होगा वो 100 के ऊपर 90 रुपीज का इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी मेरा 10 साल के बाद जो भी अमाउंट होगा वो 190 होगा। अगर ये 190 की अमाउंट को मैं 10 साल के बाद वही चीज फिर से एक बार खरीदने जाऊं जो मैंने 10 साल पहले खरीदने का सोचा था, तो शायद उस चीज का वैल्यू उस समय 225 या 250 के बीच में हो गया होगा। यानी मैं अगर ये एफडी इन्वेस्टमेंट पैटर्न लेता हूं तो ये इन्वेस्टमेंट पैटर्न मेरे लिए गलत होती है। लेकिन ये पैटर्न एज के ऊपर डिपेंड करती है। सर्टेन एज के अंदर ये पैटर्न सही भी है। कैसे, वो मैं आपको बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। इसके साथ मेरी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पसंद आएगी। अगर आपकी एज 70 से ज्यादा है या 75-80 की एज है तो वहां पे मैं बोलना चाहता हूं कि आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ एफडी में होना चाहिए, फिक्स इंटरेस्ट रिटर्न में ही होना चाहिए। उसमें आपका इक्विटी एक्सपोजर 0 होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी एक ऐसी एज है जिस एज के ऊपर आपको हर दिन वो अमाउंट की जरूरत रहेगी जो कि आपने इन्वेस्ट किया है, वो इंटरेस्ट की जरूरत रहेगी जो आपने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उस इंटरेस्ट से आप अपनी सारी जिम्मेदारियों, अपना खर्च, अपना मेडिकल खर्च और अन्य सारी चीजें उसी में से आप निकाल सकोगे। अगर आपने वहां पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया उस एज के अंदर, तो आपको जब जरूरत होगी और इक्विटी मार्केट डाउन होगा तो उस समय पे अगर आप विड्रॉ करोगे तो आपका कैपिटल लॉस बुक हो जाएगा। इन दैट सेंस, इफ योर एज इज मोर देन 65 और 70, 75, 80, वहां पे मैं कभी भी इन्वेस्टर्स को ये अलाउ नहीं करूंगा या एडवाइस नहीं दूंगा कि आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर इक्विटी में होना चाहिए। हाँ, अगर वो इक्विटी का बहुत ज्यादा ज्ञान रखता हो, उसके पास इक्विटी का नॉलेज हो, तो वहां पे मैं इतना बोल सकता हूं, मेरे पूरे कार्यकाल से, मेरे अनुभव से मैं बोल सकता हूं कि आपका इक्विटी एक्सपोजर वहां पे 15-20%, अगर आपका नॉलेज है इक्विटी में या फिर आपके पास सही एडवाइजर है, तो भी आपका इक्विटी एक्सपोजर उस एज के ऊपर 15-20% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। अभी आएगा कि इक्विटी एक्सपोजर अगर यंगस्टर्स में जो ये अगर हम लोग चेक करें तो कितना होना चाहिए, तो उसके लिए मेरा बहुत क्लियर कट थॉट है कि नॉर्मली लोगों को एक अपना व्यू रहता है कि मैं अच्छी सी इक्विटी स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लूं। माय फ्रेंड, वहां पे एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि 15% लोग के पास सही एडवाइजर है या सही नॉलेज है। ये 15% लोग ही इक्विटी के अंदर अपना कुछ अच्छा रिटर्न बुक कर सकते हैं या बुक करते हैं। 85% लोग का ये रहता है कि उसको मॉर्निंग में कुछ एक जगह से टिप आती है और टिप के हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। माय फ्रेंड, एक टिप के ऊपर मैं अपना छोटा सा एक लॉजिक, अपना व्यू बोलना चाहता हूं कि नॉर्मली क्या होता है कि बहुत बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो ऐसी कोई एक स्क्रिप्ट को उठाते हैं जिसको 2 रुपया 3 रुपये से वो लोग प्ले करना चालू करते हैं, उसको बढ़ा बढ़ा के विद इन शॉर्ट पान वो ले जाते हैं 20, 22, 25 तक। और वो फिर अपने जो एंड के अंदर अपने लोग होते हैं उसको ये मैसेज पास ऑन करते हैं
कि अभी ये स्क्रिप्ट कभी भी 70-80 तक जा सकती है, और आप देखो तो वो 2-3 रुपए से चालू होके 21, 22, 25 तक आ गई है। ये बोलने के बाद भी वो लोग 3 या 4 साइकिल तक वो स्क्रिप्ट को बढ़ाते हैं, यानी 25 से 27 तक, 29 तक, 32 तक, 33 तक, 37 तक वो लोग ले जाते हैं। वहां पे जो ये एंड वाले लोग होते हैं वो फंसते हैं, और जैसे उन्होंने ये बाइंग करना चालू किया तो ये लोग अपना पूरा लॉट वहां पे अपलोड करके फिर वो निकल जाते हैं। तो 85% लोग वहां पे अपना लॉस बुक करते हैं, और वो जो लॉस बुक करते हैं वो ऐसा लॉस होता है कि कभी भी वो वापस इक्विटी के अंदर आ नहीं सकते, या उसका पूरा खत्म हो जाता है। तो माय सिंपल एडवाइस इज टू ऑल द इन्वेस्टर हु वांट्स टू इन्वेस्ट इनटू द इक्विटी फंड, आपके पास एक सही एडवाइजर होना चाहिए, या फिर आपका खुद का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास सही एडवाइजर न हो, खुद का नॉलेज नहीं हो, तो इक्विटी के अंदर कभी भी अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने के बाद इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बहुत कैलकुलेटिव होता है और ये कैलकुलेशंस के ऊपर ही जाता है। माय फ्रेंड, मैं एक सिंपल सी इसके अंदर एक मेरे पास बहुत स्ट्रांग एग्जांपल है कि इक्विटी एक्सपोजर से, इन्वेस्टमेंट से और राइट इन्वेस्टमेंट से कहां तक आपका रिटर्न जा सकता है। आज से 37 साल पहले की बात है कि विप्रो कंपनी के अंदर एक आदमी ने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। उस बंदे को आज के दिन में 37 साल के बाद उसका कुल रिटर्न है 800 करोड़ रुपीस। आप मेरी ये बात को गूगल पे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि 10,000 के इन्वेस्टमेंट के अंदर 37 साल के बाद कोई एक कंपनी के अंदर आपका 800 करोड़ का अगर रिटर्न आए, तो आप समझिए कि ये कितना कैलकुलेटिव कंपनी का ग्रोथ है, कंपनी का कितना लॉयल ग्रोथ है, कंपनी कितना क्लीन अपने इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रही है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि इन्फोसिस है, रिलायंस है, स्टेट बैंक है, लार्सन एंड टूब्रो है, टाटा मोटर्स है, टीसीएस है। मैं बहुत सारी, अगर आपको बोलने के लिए मैं अगर शुरू करूं तो मेरे पास पूरा 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, कि जहां पे मैं बोल सकता हूं कि इतनी अच्छी कंपनियां भारत में हैं जिन्होंने बहुत कमा के दिया है, लेकिन वहां पे उनकी कुछ भी हालत हो, इन्वेस्टर वहां पे दृढ़ रह के वहां पे रहे, क्योंकि वो इन्वेस्टर का खुद का कैलकुलेशन था, उनके एडवाइजर का कैलकुलेशन था, इसीलिए उन्होंने विप्रो में इतना सारा प्रॉफिट बुक किया है। माय फ्रेंड, मैं इसके अंदर और एक डीप में जाके बोलना चाहता हूं कि अगर आप 85% के अंदर फॉल होते हैं, यानी आपका खुद का कैलकुलेशन नहीं है या आपके पास सही एडवाइजर नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। योर सिंपल इन्वेस्टमेंट पैटर्न वुड बी ए म्यूचुअल फंड। क्योंकि म्यूचुअल फंड, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट पैटर्न है जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में ही होता है, बट इट्स मैनेज बाय फंड मैनेजर। वहां पे एक्सपर्ट्स है। आपका इन्वेस्टमेंट किसी एक कंपनी में नहीं होता है। आप अगर 10,000 रुपया लेके निकलो और रिलायंस परचेस करने जाओ, तो आपके पास कितने रिलायंस आएंगे? 2, 3 या 4, डिपेंड अपॉन द रिलायंस वैल्यू इन द मार्केट। लेकिन अगर आप 10,000 रुपया लेके कोई म्यूचुअल फंड स्क्रिप्ट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट पैटर्न से इन्वेस्ट करना चाहे, जो कि ऐसी पैटर्न है कि हर महीने में कोई एक फिक्स डेट के ऊपर आपके बैंक से पर्टिकुलर अमाउंट वॉट एवर यू चूज टू इन्वेस्ट इनटू पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, वो वहां से 10 तारीख को उठाएगा, आपके उस स्क्रिप्ट के अंदर की जो एनएवी उस दिन की होगी उसमें वो इन्वेस्टमेंट होगा, और उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपके अंदर वो एनएवी में इतने यूनिट्स आपके अकाउंट में आएंगे। अब माय फ्रेंड, मैं इसमें एक सबसे जो कि रिस्क फैक्टर है, आप सभी के दिमाग में आएगा कि म्यूचुअल फंड है, अगर लॉस बुक हो जाता है तो क्या है। तो ये मैं एक लॉस वाला इन्वेस्टमेंट आपको समझा रहा हूं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट चालू किया है म्यूचुअल फंड में और वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, समझिए कि आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट करके, जब उसकी वैल्यू 10 रुपया थी तब आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और उस दिन आपको 100 यूनिट मिलेंगे, क्योंकि 10 का वैल्यू है तो आपको 1,000 यूनिट मिलेंगे। फिर मैं एक डीप यू कंसेप्ट के ऊपर आपको लाता हूं। ये डीप यू कंसेप्ट ऐसा कहता है कि आपने 10 रुपये के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट फॉल हुआ, 9 रुपया हुआ, 8 रुपया हुआ, 7 रुपया हुआ, 6 रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ, 4 रुपीज हुए, 3 हुए, 2 हुए, फिर से वो जाके
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 रुपए तक वो इन्वेस्टमेंट जाके जहां से आपने स्टार्ट किया था उसी एंगल पे ये डीप यू कंप्लीट करके उसी जगह पे आके रुकता है जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो इसमें क्या हुआ कि आपने 19 बार 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो 1,90,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं जहां से एंटर हुआ हूं वहीं से मैंने एग्जिट किया है, तो माय प्रॉफिट वुड बी 0, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट वहां पे चालू होता है 10 से और फिर मैं एग्जिट होता हूं 10 से, तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तो यानी मैंने लॉस बुक किया है। लेकिन ये मैथमेटिकली रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट किया और एनएवी फॉल हो रहा है, उस दिन आपको इतने ज्यादा यूनिट्स आपके अकाउंट में आएंगे। अगर आपने 9 रुपये के ऊपर आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो जहां 1000 यूनिट आए थे, यहां पे आपको आएंगे करीबन 1150। ऐसा करके आपके पास यूनिट्स की अमाउंट बढ़ेगी और लास्ट में जब आप निकलेंगे तब आपके पास 19,000 यूनिट्स के जगह पे 24 या 26,000 यूनिट्स आपके अकाउंट में होंगे। और वो 10 रुपए के ऊपर से आप निकलेंगे तो वहां पे आपका 1,90,000 के सामने 2,70,000 या 2,90,000 का आपका एग्जिट अमाउंट होगा, जिसको आप CAGR से कैलकुलेट करेंगे। जो भी मैं ये अपने वीडियो के बाद में इस पैटर्न के ऊपर इन्वेस्टमेंट का पूरा चार्ट बना के रख रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा योर रिटर्न वुड बी 22% इफ योर इन्वेस्टमेंट इन दैट सिनेरियो की जहां पे सिर्फ मार्केट घट रहा है। यानी ये प्रूवन पैटर्न है। म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द प्रूवन पैटर्न एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इट्स अ राइट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको पैसिवली इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ नहीं देखना है। पहले जब इन्वेस्टमेंट करो तब आपको सही स्क्रिप्ट और सही एडवाइजर ही सिलेक्ट करना है। बाकी इस पैटर्न में आपको कुछ नहीं करना है। आपको इन्वेस्टमेंट करके भूल जाना है। ये इन्वेस्टमेंट जितना पैसिवली जितना लंबा जाएगा, ऐसा ट्रैक है कि बहुत सारी SIPs का आज के दिन में 10 साल, 15 साल, 20 साल का CAGR रिटर्न मोर देन 24% भी है। यानी जिसने 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके बस 240 मंथ तक अपने यहाँ पे 24 लाख रुपए का जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका रिटर्न 6 करोड़, 7 करोड़, 9 करोड़, ऐसा माय फ्रेंड्स ये रिटर्न गया है। मैं एक सिंपल दूसरा इन्वेस्टमेंट आपको प्रूव करके बोलता हूं कि 20 साल पहले किसी ने HDFC टैक्स सेवर प्लान में, जो कि ग्रोथ प्लान है, इस ग्रोथ प्लान की पैटर्न में इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का किया होगा, उसको आज के दिन में 4 करोड़ रुपया मिल रहा है। और वो 20 साल के अंदर एक सिंपल इन्वेस्टमेंट पैटर्न, जिसको हम लोग पहले बहुत फेमस थी, जो हम पोस्ट ऑफिस में जाके किसान विकास पत्र लेते थे, जो 5 साल या 5.5 साल में अपने यहाँ पे डबल करता था। अगर वहां पे उसने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो पहले 5 साल के अंदर वो 2 लाख, फिर 4 लाख, फिर 8 लाख और 16 लाख तक पहुंचा होगा। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ तक पहुंचा है। तब आप जाके समझ सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की पैटर्न है वो सेफ पैटर्न है। और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज वन ऑफ द सेफेस्ट पैटर्न, बिकॉज इसको हम लोग रूपी कॉस्ट एवरेजिंग या वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग की पैटर्न से कंपेयर कर सकते हैं कि हर फॉल के ऊपर आपका कुछ न कुछ बाय होता रहेगा। और आपको तभी निकलना है जब आपको लगे कि आज मार्केट में आपका जो भी एंट्री लेवल था उससे मार्केट अप रहा है, या फिर आपकी नीड हो तब। और वो CAGR की पैटर्न से आपको CAGR आपके इन्वेस्टमेंट चार्ट में दिखाता भी होगा, जिससे आप क्लियर हो सकते हैं। माय फ्रेंड, मैं म्यूचुअल फंड कंपनीज की थोड़ी बात आपको बताना चाहता हूं। तो ये शुरू हुई थी स्टोरी यूरोप से। इस 1770 में ये यूरोप में एक म्यूचुअल फंड कंसेप्ट को किसी ने डिजाइन किया। इसका पहला कंपनी अमेरिका के अंदर 1923 में बना और भारत में उसकी शुरुआत हुई 1963 में, जहां से ये म्यूचुअल फंड के अंदर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एंट्री हुई। वो करीबन चली 87 तक। 87 के बाद पब्लिक सेक्टर का इसमें एंट्री हुआ। इसमें LIC अपना म्यूचुअल फंड लेके आई, GIC अपना म्यूचुअल फंड लेके आई। एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी जो कि सारी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एक मदर थी, उसका इसमें म्यूचुअल फंड आया। उसका नाम था GIC म्यूचुअल फंड। स्टेट बैंक इसमें अंदर आई, पंजाब नेशनल बैंक इसके अंदर आई, कैनरा बैंक इसके अंदर आई, बैंक ऑफ बड़ौदा इसके अंदर आई। ये सारी बैंकों ने भी अपने म्यूचुअल फंड्स किए। इसके बाद इस पैटर्न के अंदर थोड़ा बदलाव आया और ये बदलाव के अंदर फिर प्राइवेट कंपनीज का भी इन्वेस्टमेंट चालू हुआ। वो 2003 तक गया और 2003 के अंदर वो मार्केट पूरा ओपन हुआ और उसमें प्राइवेट कंपनी के साथ साथ फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनीज भी इसके अंदर एंटर हुए।
आज के दिन में माय फ्रेंड्स, अगर म्यूचुअल फंड कंपनीज का आप एसेट अंडर मैनेजमेंट विद इन इंडिया करें तो 55 लाख करोड़ रुपया है। ये इतना बड़ा अमाउंट है जिससे पूरा आपका इक्विटी सिस्टम, आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न, आपका देश का पूरा ग्रोथ, ये सारा इसके अंदर से इसके ऊपर निर्भर करता है। इतना बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड का आज के दिन में भारत के अंदर जाके बना है। मैं फ्रेंड्स को थोड़ा और जाके अगर आपको बताना चाहूं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की 4 पैटर्न है। एक तो इक्विटी फंड है, दूसरा डेब्ट फंड है, तीसरा है स्मॉल शॉर्ट टर्म फंड है और चौथा है हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड के अंदर ज्यादातर जो पैटर्न्स है वो मैं आपको सिर्फ इस बार इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको समझाना चाहूंगा कि कितनी पैटर्न्स होती है। तो इसमें लार्ज कैप फंड है जिसमें इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ से ज्यादा अमाउंट वाला एक्सपोजर वाली कंपनी में होता है। फिर मिड कैप है जो 100 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में आती है। फिर आती है स्मॉल कैप जो लेसर देन 100 करोड़ में आती है। देन आफ्टर अ माइक्रो कैप फंड जो 10 करोड़ के नीचे आती है। फिर जाके मल्टी कैप फंड आते हैं, फ्लैक्सी कैप फंड आते हैं, फिर जाके थीमेटिक फंड आते हैं, सेक्टोरियल फंड आते हैं, वैल्यूड फंड आते हैं। इसके साथ साथ फॉरेन के अंदर जो एक्सपोजर है ऐसे फंड्स आते हैं। और माय फ्रेंड इसके अंदर इक्विटी ट्रेडेड फंड भी है। जो लोग अपने विचार से इसको क्लियर करते हैं कि मुझे लगता है कि आज का जो निफ्टी है 10 साल के बाद का निफ्टी, क्योंकि आज भारत की एक ग्रोथ स्टोरी है, आज भारत के पास एक विजन है, भारत ऐसे बढ़ रहा है कि किसी को ये लगता है कि मुझे लगता है कि निफ्टी इंडेक्स की जितनी भी स्क्रिप्ट है शायद वो 3 to 5 टाइम्स हो जाएगी। किसी को लगता है कि BSE 100 की स्क्रिप्ट चली जाएगी, किसी को लगता है BSE 50 की स्क्रिप्ट जाके 10 टाइम्स 5 टाइम्स हो सकती है विद इन 10 ईयर्स। तो उसके अंदर उसको कुछ नहीं करना है, उसको पर्टिकुलर वो इंडेक्स को उठाना है। उस इंडेक्स का पर्टिकुलरली जो ETF है, इसको इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं, उसके अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करना है। तो 10 साल के बाद इस BSE 100 के अंदर जो 100 कंपनियां हैं, अगर 10 साल के बाद उसका रिटर्न इसका ग्रोथ 3 to 5 टाइम्स होता है तो बेसिकली आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हो पैसिवली उसी कंपनीज में इन्वेस्ट होगा, जिससे आपका भी ग्रोथ चार्ट 5 टाइम्स हो जाएगा 10 साल में। ये एक बात है। दूसरा एक है गोल्ड ट्रेडेड फंड, जो जिसके बोलते हैं कि गोल्ड का एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड गोल्ड के अंदर भी होता है, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट अगर आपने ऐसी गोल्ड कोई पैटर्न में डाला है, अगर आपके घर में 10 साल के बाद 15 साल के बाद शादी है, अगर आप रेगुलरली इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो अमाउंट 15 साल के बाद जितना आपके पास इकट्ठा होगा उस दिन अगर आप उस फंड से विड्रॉ करके अगर आपने फिर मार्केट में जाके वो गोल्ड को फिजिकली परचेस किया तो वो ही गोल्ड जो आपको वो दिखता था आपके इन्वेस्टमेंट पैटर्न में, वही गोल्ड आपको मार्केट्स के मिल जाएगा। तो ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट पैटर्न से आप गोल्ड का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरी पैटर्न है माय फ्रेंड्स, अरे प्रूवन पैटर्न है समग्र वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। ये एक ही पैटर्न ऐसी है जिसमें आपका पैसिवली इन्वेस्टमेंट होता है, आपका रिस्क फैक्टर 0 है, क्योंकि आपका जो 5,000 या 10,000 रुपए का SIP है वो किसी एक कंपनी में न जाते हुए पूरी, अगर आपने लार्ज कैप में डाला है तो लार्ज कैप की 25-50 कंपनी जो कि फंड मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी जो नियत अपना निवेश करता है, उस निवेश के हिसाब से पर्टिकुलर वो सारा फंड उसी सारी कंपनी में जाता है। आपको ये भी होगा कि अगर मैं 5,000 रुपया डालता हूं तो कैसे मेरी 50 कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। माय फ्रेंड, आपके 5,000 रुपया उसको वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि उसके पास ऐसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से जो क्लाइंट जुड़ते हैं उसकी संख्या करीबन 2 लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है। तो उसको हर महीने वो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 5,000 आता है, तो उसके पास crores of rupees आता है। और वो इन्वेस्टमेंट अपने जो एंगल से उसने अपना परसेंटेज का चार्ट बनाया है कि मैं इस कंपनी के अंदर 11% में जाऊंगा, इस कंपनी के अंदर 8% में जाऊंगा, इस कंपनी के अंदर 3% में जाऊंगा। तो ये जो फंड मैनेजर है, जो आप इसको कभी भी आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आप बाय नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनकी वैल्यू होती है, वो बहुत सारा रकम चार्ज करते हैं। और ये फंड मैनेजर्स का भी एक ग्रोथ चार्ट होता है, उसका भी एक रेटिंग निकलता है, और उससे ये भी प्रूवन होता है कि पर्टिकुलर कोई एक फंड मैनेजर है
वो इतना सारा अच्छा कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो मार्केट में उसको भी और म्यूचुअल फंड कंपनीज ज्यादा अमाउंट लेके भी अपने यहाँ पे हायर करने की कोशिश करती है। तो इस हिसाब से प्रोफेशनली जो मैनेज होता है आपका फंड, उसका रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। तो मेरा यही एडवाइस है कि अगर कोई 25 साल का लड़का है, 30 साल का लड़का है, 35 का, 40 का, 45 साल की उम्र के जो लोग हैं, उनको ज्यादातर अपना इक्विटी एक्सपोजर इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा रखना है। अगर उसका खुद का नॉलेज इसमें न हो तो दे हैव टू चूज अ पैटर्न विच कॉल्ड SIP, उसमें जाके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। नहीं कि ज्यादा अपने आत्मा की आवाज को सुनते हुए डायरेक्ट इक्विटी में जाना है कि वहां पे आपका लॉस बुक्स हो सकता है। तो आप इसमें सेफ इन्वेस्टमेंट में अच्छे कोई एडवाइजर को मिलते हुए आप SIP पैटर्न में जाए। और जो भी लोग ज्यादा 60 से ऊपर है उसके लिए मेरी सिंपल सी एडवाइस है कि आपका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट पैटर्न जो होना है वो FD में होना है, वो रेगुलर इंटरेस्ट में होना है, वो सेफ FDs में होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई ऐसी FDs में डाल दो कि जो 3 साल या 5 साल के बाद उसके लिए वो पूरी रकम चली जाए, आपको उसके लिए कोर्ट में जाना पड़े और ऐसी दिक्कतें आ जाए। ऐसी इन्वेस्टमेंट पैटर्न में आपको नहीं जाना है। यू हैव टू चूज अ सेफ वे इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये मेरी एक बात है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता था। और मैं मानता हूं और ये मेरे पूरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो भी इक्विटी का रिटर्न होता है, आज मेरी लाइफ में भी मैंने भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट्स किया है। मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मैं चीफ रिप्रेजेंटेटिव था पर्टिकुलरली गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कंपनी में, और मैंने पूरा नॉर्थ रीजन उसमें हैंडल किया है। मेरा एक्सपोजर है कि इक्विटी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अगर अपनी पैटर्न को वो सेव करना चाहता है, तो फॉर देम म्यूचुअल फंड एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न। सेकेंडली, किसी के पास बहुत बड़ी अमाउंट हो तो वो फ्लोटिंग रेट फंड में जा सकता है, डेब्ट फंड में जा सकता है, और फिर उसको इक्विटी एक्सपोजर लेना हो तो ही में चूज अ वन पैटर्न विच कॉल्ड सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान और SWP प्लान, जहां पे पर्टिकुलर कोई एक रकम फिक्स डेट के ऊपर उसकी वो जो फ्लोटिंग फंड है या वो जो फिक्स फंड है वहां से निकल के इक्विटी एक्सपोजर में जाएगी, और वहां पे दोनों फंड वो पैसिवली मैनेज हो गए। फिक्स डेट के ऊपर जो उन्होंने चॉइस किया है उसी डेट के ऊपर वो रकम का मैनेजमेंट होगा, और वो भी एक बहुत बढ़िया पैटर्न बन सकता है। तो माय फ्रेंड, दिस इज माय एडवाइस टू यू, सो कीप इन्वेस्टिंग एंड माय सिंपल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, अगर आपके पास नॉलेज हो, अगर आपके एडवाइजर के ऊपर आपको भरोसा हो तो ही डायरेक्ट इक्विटी में जाइएगा। अगर आपको लगे कि नहीं, आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है और इक्विटी मार्केट में करना है, तो आपके एडवाइजर की सलाह लेते हुए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न। आप उसको आंख बंद करके ले सकते हैं, और उसमें एंट्री एग्जिट का पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको किसी के एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही करना चाहिए, और ऐसे इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूं। जय भारत, वंदे मातरम, कीप इन्वेस्टिंग, जय जय गुजरात।